Hello everyone. So today we are having Dr. Dhruv Sood with us, who got an All India rank 57 in this year of NEET. तो सबसे पहले बधाई हो भाई, कैसा लग रहा है सब? थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी तो जैसे बहुत ही पहले तो रिज़ल्ट आया था तो बहुत ही अजीब लग रहा था। अब तो सही लग रहा है क्योंकि इतना भाई एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। भाई हमें तो था तेरा। अपने बारे में थोड़ा बताओ यार सबको। यार बस मैं 16 बैच से हूँ, वीएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से। वैसे बरनाला पंजाब का रहने वाला हूँ। तो बस नॉर्मल एमबीबीएस जर्नी तो वैसी रही है। तो बस नीट क्लियर करके बरनाला से दिल्ली आ गए थे। और दिल्ली में बस आपके साथ आपके साथ कॉलेज में रहे, मज़े करें। और बता भाई, कैसे जो लास्ट ईयर नीट था उसमें 26,000 थी, अब भी 57 पे सीधा छलांग मारी है। भाई क्या था इसके पीछे, क्या रहा, कैसे स्टार्ट किया सब, कैसे ठीक है, तो खत्म किया? मैं शुरू से बता देता हूँ कि हाँ। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में तो फर्स्ट प्रॉफ में तो हम जैसे मज़े ही करते थे। तो नया नया नीट दे के आए थे तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं होती थी। बस जो स्टेज वगैरह होती थी या कोई वाइवा वगैरह होता था उसमें एक दिन पहले पढ़ के चले जाते थे। और प्रॉफ से कुछ टाइम पहले बस पढ़ना शुरू किया था। और तब तो बहुत बड़ी मुश्किल से प्रॉफ भी बस बहुत मुश्किल से ही कर रहे थे फर्स्ट ईयर के। तो उसके बाद सेकेंड ईयर में थोड़ी कोचिंग लेनी शुरू करती थी स्पर्श सर की पैथ के लिए और जीआरजी सर की फार्मा के लिए। जो वीकली क्लासेस होती थी वो लगानी शुरू कर दी थी। गोल्ड तो स्टैंडर्ड है भाई दोनों। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में तो ऑलमोस्ट हर बंदा ही करता है ये। तो उसके बाद थोड़ा मतलब तब भी प्रॉफ ओरिएंटेड ही पढ़ रहा था। लाइक थर्ड सेम फोर्थ सेम इतना नहीं पढ़े, फिफ्थ सेम में जुलाई अगस्त के टाइम पे पढ़ना शुरू किया क्योंकि दिसंबर में हमारे प्रॉफ होते थे। तो वही उस टाइम यही पैथ फार्मा तो नोट से ही करी, माइक्रो के लिए बुक पढ़ ली, फोरेंसिक के लिए बुक पढ़ ली। तो उस टाइम भी बहुत ही प्रॉफ ओरिएंटेड जा रही थी, कोई इतना सोच नहीं रहे थे कि चलो नीट भी आने वाला है ऐसा कुछ। उसके बाद थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स फिर डैम्स ज्वाइन किया क्योंकि वही जो कॉलेज का ट्रेंड होता है कि थर्ड ईयर से कोचिंग शुरू होती है। तो बस वही डैम्स ज्वाइन किया थर्ड ईयर में। तो डैम्स में वही वीकेंड क्लासेस होती थी। वीकेंड में 12 घंटे संडे को और 7-8 घंटे सैटरडे को क्लासेस लगाते थे, नोट्स बनाते थे और वापस आ जाते थे। कुछ मतलब उसमें बस क्लास में अच्छे से ध्यान देते थे। मतलब हम सारे इकट्ठे ही होते थे तो क्लास में तो अच्छे से पढ़ लेते थे पर बाद में आके इतना नहीं रिवाइज करते थे। अच्छा, मतलब वो थर्ड नोट्स ईयर, खुलते नहीं थे बाद में आके? हाँ मतलब बहुत ही कम खुले हैं वो। तो थर्ड ईयर में तो नहीं खुले, थर्ड ईयर में तक भी सिर्फ प्रॉफ ओरिएंटेड तैयारी चल रही थी। बट हाँ वीकेंड क्लासेस अच्छे से अटेंड हो करता था मैं। मतलब उसमें अच्छे से सुन लेना, थोड़े कंसेप्ट वगैरह बिल्ड कर लेना। बट वापस आके इतनी कोई खास पढ़ाई नहीं करते थे। उसके बाद फाइनल ईयर में भी यही चलने वाला था बट एक चीज़ अच्छी हुई कि लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में वापस घर आ गए सब लोग, तो घर पे कुछ करने को होता नहीं था। तो मैंने मैरो ले लिया था और मैरो से देखना शुरू कर दी थी वीडियोस अपनी मेडिसिन की और सर्जरी की। मतलब फाइनल ईयर की वीडियोस देखनी शुरू करी थी सबसे पहले। और उसके साथ साथ ही कुछ टाइम के लिए जो ये कुछ कुछ ऐप्स थी ये फ्री हो गई थी उस टाइम पे। जैसे अश्विनी सर की एनाटमी वाली भाटिया वाली ऐप जो थी वो फ्री हो गई थी। और एक प्रेप लैडर में भी जैसे वो साइकेट्री प्रवीण त्रिपाठी सर की वो फ्री हो गई थी। तो तब थोड़ा थोड़ा वो भी मैंने जैसे 5-15 दिन के लिए फ्री हुई हुई ऐप, तो मैंने सोचा चलो देख ही लेते हैं, कुछ कर तो लेनी थी घर पे तब। तो एनाटमी देख ली थी और ये साइकेट्री देख ली थी। और बाकी टाइम मैरो से ही मैं फाइनल ईयर के जैसे मोस्टली मेडिसिन और सर्जरी के नोट्स बनाता था क्योंकि तब भी प्रॉफ ओरिएंटेड ही सोच रहा था कि चलो प्रॉफ क्लियर करने हैं। उसमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स तो थर्ड सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, हाँ जैसे रॉबिन्स पढ़ी थी सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में भी जो बीडीसी वगैरह होती है वो सब पढ़ी थी। बट थर्ड ईयर में थर्ड ईयर तक आते आते लाइक थर्ड ईयर तक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ी। थर्ड ईयर में भी पार्क पढ़ी है और ढींगरा पढ़ी है और खुराना पढ़ी है। पर फाइनल ईयर में फिर नोट्स पे शिफ्ट हो गया था। फाइनल ईयर की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ पाया था क्योंकि वही होता था कि बहुत बड़ी हैं। तो तब लॉकडाउन में तो सिर्फ नोट्स ही बनाए। उसके बाद इंटर्नशिप में आके जब इंटर्नशिप शुरू हुई तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि प्रॉफ्स में अच्छे नंबर आ गए थे मेरे पढ़ के। तो मुझे लगा था कि चलो इतना भी अच्छे से मुश्किल याद काम है नहीं है। भाई। अच्छे से याद है तेरे प्रूफ का रिजल्ट। हाँ, तो तब मतलब तब मुझे लगा था कि चलो इतना मुश्किल भी नहीं होगा कि अगर हम अच्छे से जैसे एक साल दें तो तैयारी हो जाएगी। तो उसके बाद इंटर्नशिप में ड्यूटीज़ करते थे, ड्यूटी से वापस आके तो ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती थी मेरी क्योंकि हाँ। मतलब मुझे तब एक ऐसा फेस आ गया था कि तब लगता था कि यार अब इसके बाद तो सिर्फ पढ़ना ही है ना। अब इंटर्नशिप के बाद पीजी हो जाएगी, पीजी में भी पढ़ना है, पीजी के बाद एसआरशिप हो जाएगी तब भी पढ़ना है। मतलब हाँ। मेहनत वाला काफ़ी फेस था वो।
मतलब तब ऐसी रियलाइजेशन हो गई थी कि इतना जो अपने लिए टाइम है वो नहीं मिलेगा कभी दोबारा। तो मैंने सोचा चलो इंटर्नशिप में थोड़ा अपना अपने लिए करते हैं, मतलब थोड़ा ब्रेक सा लेते हैं और उसके बाद अच्छे से तैयारी शुरू करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से ये मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। मतलब कुछ लोग होते हैं जो पढ़ भी लेते हैं इंटर्नशिप में, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं पढ़ते तो वो भी ठीक है। तो मतलब ये, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डिसीजन बना लो पहले ही कि तुमने करना क्या है, बीच में मत लटके रहो। इम्पोर्टेंट। हाँ, उसके बाद बस फिर इंटर्नशिप के बाद मैं घर आ गया था। घर आके मुझे पता था कि अब तो पढ़ना ही है, तो मैंने मतलब 10 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। फिर बीच में INICET नवंबर भी हो गया था, उसमें भी ठीक रैंक आ गया था। हाँ, तो उसके बाद और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो उसके बाद ठीक से पढ़ाई हुई और फिर अब नीट दे दिया दोबारा। बढ़िया भाई बढ़िया। तो ध्रुव, जो क्वेश्चंस का सीन है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किए थे या फिर अभी एक साल प्रिपरेशन जो किए उसमें मेन स्टार्ट किया था? फर्स्ट ईयर में जैसे कुछ पढ़ते थे तभी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, ऐसा कुछ? नहीं, क्वेश्चंस तो मैंने इंटर्नशिप के बाद जब मैंने प्रॉपर तैयारी शुरू करी तभी स्टार्ट करे करने। पर तब मैं ढीला नहीं था, मतलब तब मुझे पता था कि अब तो सब कुछ करना ही है। तो मतलब एक टाइम आना चाहिए कि जब तुम्हें पता हो कि ये करना है, अब मुझे ढीला नहीं पड़ना। तो वही था कि इंटर्नशिप के बाद तो मुझे पता था कि मुझे सब कुछ ही करना है। तो हाँ, मतलब क्वेश्चंस वगैरह बाद में शुरू करे। ठीक है। तो इस बार का जो नीट का एग्जाम हुआ है उसमें जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसका आया है कुछ, रिपीट हुआ है कुछ? हाँ, नॉर्मली बोलते थे कि नीट में इतने रिपीट नहीं होते, बट इस बार मतलब मुझे ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं याद, पर हाँ काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड लग रहे थे, क्योंकि यार टॉपिक्स तो वही होते हैं। मतलब अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो कुछ कुछ आसपास से ही रिपीट हो जाएगा। जैसे वाइटामिन्स तो हर पेपर में इंपॉर्टेंट होती हैं, इस बार वाइटामिन से ही 10 क्वेश्चन, 10 तो नहीं चलो 6-7 क्वेश्चन थे इस भाई वो बार हर के नीट बार में। वाइटामिन का तो हर हाँ बार का सीन है भाई, 6-7 क्वेश्चन दे के जाता हो। हाँ, तो वही था कि मतलब अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट ना हो तो एटलीस्ट वो टॉपिक से क्वेश्चन से पक्का ही रिपीट होंगे। तो प्रीवियस ईयर करने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सूद, जीटी कब स्टार्ट किए थे देने? जीटी भी जैसे ही मतलब इंटर्नशिप के बाद ही शुरू किए थे जीटी देने भी, जब प्रॉपर तैयारी शुरू करी। इनिशियली तो जैसे एक महीने में एक जीटी या एक महीने में 2 जीटी ऐसा देता था, पर धीरे धीरे बाद में आते आते ज़्यादा जीटी देने शुरू कर दिए थे। अच्छा, तो उसको रिव्यू कैसे करता था? जीटी को रिव्यू कैसे करता था? एक जीटी दे दिया तो उसके बाद क्या आगे का उसका? रिव्यू में जैसे मुझे मतलब शुरू शुरू में तो बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि मैं पूरा पूरा पढ़ने बैठ जाता था, क्योंकि हाँ। तब इतनी सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था तो सारी चीज़ें आती भी नहीं थी। तो शुरू शुरू में तो बहुत टाइम लगा, पर फिर जैसे जैसे सिलेबस पूरा होता रहा, एटलीस्ट एक रीडिंग हो गई या फिर मतलब 3/4 सिलेबस एक बार पढ़ लिया, तो जीटी रिव्यू करने में भी कम टाइम लगने लगा। तो मैं ऐसा करता था मोस्टली कि सब्जेक्ट वाइज रिव्यू कर लेता था। जैसे 200 क्वेश्चन है तो 5-6 सब्जेक्ट एक दिन में कर लिए, फिर 5 अगले दिन कर लिए, 5 अगले दिन कर लिए। तो ऐसे करके 2-3 दिन में, 3-4 दिन में एक जीटी रिव्यू करता था मैं। अच्छा, बढ़िया। और सूद, मेरे को अब ना सेपरेटली ये बता दे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स कौन कौन से प्लेटफॉर्म से तूने किए सेपरेटली, ठीक है। फर्स्ट ईयर? हाँ। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में एनाटमी मैंने करी है डॉक्टर भाटिया, वही जो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने कुछ कुछ यूनिट्स कर ली थी। बाकी बची हुई यूनिट्स के मैंने सिर्फ नोट से पढ़ लिया था, क्योंकि वो इतना कुछ उसमें रट्टे वाली चीज़ है ना एनाटमी, तो इतना कुछ समझने का होता नहीं है। तो एनाटमी होगी भाटिया सर से, सॉरी अश्विनी सर से, भाटिया में जो। और फिजियोलॉजी भी मैंने लॉकडाउन के टाइम पे डैम्स के जो अनुपमा मैम की ऑनलाइन क्लासेस थी वो लगा ली थी, और वही नोट्स मैंने फिर बाद में यूज़ करे। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री मैंने इंटर्नशिप के बाद ही करी, मुझे बहुत डर लगता था बायोकेमिस्ट्री, उसकी भी पढ़ी नहीं थी। तो बायोकेमिस्ट्री मैंने इंटर्नशिप के बाद ही करी। एक महीना मैंने पूरा सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो को दिया, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, मतलब कम पढ़े हुए थे। तो बायोकेमिस्ट्री मैंने करी मैरो से, रेबेका मैम की। उसके बाद पैथ और फार्मा तो वही स्पर सर और जीआरजी सर बेस्ट हैं, मतलब सब नहीं वही करते हैं, तो वही करा। उसके बाद माइक्रो, वही मैंने माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री एक साथ करी थी पूरा एक महीना लगा के। वो मैंने माइक्रो करी थी सोनू पवार सर से, जो अच्छा, प्रेपलैड में है। प्रेपलेटर, हाँ। हाँ, उसके बाद फोरेंसिक का सिर्फ मैंने टीएनडी किया डैम्स का, और उसके साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, और एंड में जब मतलब एक महीना बाकी था तो पर्ल्स वगैरह देख लेता था थोड़े, जो मैरो के अच्छा। पर्ल्स होते हैं। तो मतलब फोरेंसिक के ऐसे पूरा पूरा कहीं से भी नहीं करी, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर और टीएनडी से ही करी। अच्छा अच्छा। और ऑफ था मैंने वही थर्ड ईयर वाले जो मेरे डैम्स के नोट्स थे वो यूज़ करे, और थोड़ा सा जैसे जो स्क्विंट वगैरह वाले टॉपिक्स जो थोड़े ऐसे कंसेप्चुअल से थे जो भूले हुए थे, वो मैंने फिर मैरो की वीडियो देख ली थी उसकी, पर सिर्फ अच्छा उस 3-4 वीडियो जो स्क्विंट वाली हैं या एक दो ऐसी और वीडियोज़ है वो देखी थी। उसके बाद ईएनटी मैरो से करी, और पीएसएम वही डैम्स के नोट्स करे, बट जो अपडेट्स वगैरह के लिए मैं वही देख लेता था अपना, कोई जैसे पोस्ट हो गई या फिर टेलीग्राम पे कुछ हो गया, या फिर अच्छा। अपने सीनियर्स के टीएनडी के नोट्स उनसे मांग लिए थे मैंने, तो उससे कर लिया था वो मैंने, पर मोस्टली डैम से करी है। उसके बाद मेडिसिन, हाँ मेडिसिन में
मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर तुमने मेडिसिन सीखनी है, अगर अच्छे से पढ़नी है मेडिसिन, तो राकेश नायर सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। भाई बिल्कुल भाई, बिल्कुल यार। तो मतलब वो ऐसे थोड़ा मतलब एक क्लिनिकल वे में बहुत अच्छे से समझा देते हैं वो। बट नीट के लिए, मतलब अगर नीट के लिए तुमने 6-7 महीने में मेडिसिन करनी है, तो वो राकेश नायर सर के नोट्स उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स हैं। तो एक मैड 80 करके होता है मैरो पे, वो इतना मैंने खुद रिटेन मतलब हो नहीं यूज़। पाएगा 6-7 महीने के लिए ना, जितना हाँ है। हाँ हाँ हाँ, तो वो मतलब अगर अभी तुम मेडिसिन करना चाहते हो तो राकेश नायर सर से मत करना। अगर मतलब टाइम है आप तुम्हारे पास, तुम 3rd-4th ईयर में, तो तुम देख सकते हो। तो मेडिसिन मैंने मतलब पूरी पूरी मेडिसिन तो करी नहीं मैंने, मतलब क्योंकि मेडिसिन तो बाकी सब्जेक्ट के साथ कवर हो जाती है, तो मेडिसिन अलग से करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कोर मेडिसिन वाले टॉपिक्स होते हैं, जैसे वो ECGs वगैरह आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे इमरजेंसी रिलेटेड आ जाता है, तो वही वही देखा मैंने, वो ऊपर ऊपर से जहाँ से भी मतलब कोई भी नोट्स हैं तुम्हारे पास, उससे कर सकते हो। तो उसके अलावा बस मैंने मेडिसिन की TND लगा ली थी, क्योंकि TND में फिर वो सारा ओवरव्यू मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स में कवर नहीं हो रही हैं, जो टिपिकल कोर मेडिसिन वाली चीज़ें हैं। उसके बाद सर्जरी के लिए मैंने रोहन खंडेलवाल सर को ही फॉलो किया। उनके मैंने फाइनली सॉरी हाँ लॉकडाउन के टाइम पे नोट्स बना लिए थे, और थोड़े से मेरे पास डैम्स के भी नोट्स थे उसके, अपने 3rd ईयर अच्छा। वाले। तो GIT मैंने वहाँ से कर लिया, बाकी सारा रोहन खंडेलवाल सर से करा। अच्छा। उसके बाद पीड्स के लिए भी मैरो ही देखा था मैंने लॉकडाउन के टाइम पे। और क्या बचा, ऑप्स गाइनी। हाँ, ऑप्स गाइनी में दीप्ति मैम बेस्ट हैं, दीप्ति मैम से अच्छा कोई भी नहीं है। तो उनके बहुत ही क्रिस्प से नोट्स हैं, तो वही मैंने फॉलो करे। बट मेरे ना जैसे गायनी के नोट्स मैंने ठीक से बनाए नहीं हुए थे उसके, डैम्स के दीप्ति मैम वाले। तो मुझे उसके लिए साक्षी मैम के नोट्स देखने पड़े थे। अच्छा। तो अगर वो मेरे गायनी के दीप्ति मैम वाले भी बने होते तो मैं उन्हीं से ही करता, बट वो मेरे अच्छे से बने नहीं हुए थे नोट, इसलिए मैंने साक्षी मैम के करे वो। अच्छा। अच्छा। और उसके बाद शॉर्ट डर्मा तो डैम सब्जेक्ट्स। से करी। हाँ हाँ, हाँ। डर्मा डैम से करी। एनेस्थीसिया भी डैम से करी। उसके बाद क्या बचा, रेडियो मतलब किसी से भी नहीं करी, वो तो मतलब वो तो खुद से ही हो जाती है, मतलब वो वो खुद से इंटीग्रेटेड होती है सब्जेक्ट है भाई, वो तो। सब हाँ मिलके थोड़ा थोड़ा रेडियो में घुस जाता है। हाँ हाँ हाँ। और साइकेट्री में मैंने वैसे तो प्रवीण सर के नोट्स बनाए हुए थे, बट वो मैं पढ़ नहीं पाया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास तब। तो मैंने फर्स्ट एड से पढ़ ली थी, और थोड़ी क्या बोलते हैं, हाँ फर्स्ट एड से ही पढ़ ली थी मेनली, और क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे। और DVT काफ़ी अच्छी थी साइकेट्री की, तो वो बहुत छोटी थी और उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो वहाँ से कर ली थी। और कौन सा सब्जेक्ट रह गया? एनेस्थीसिया। हाँ, ऑर्थो। एनेस्थीसिया। ऑर्थो, हाँ ऑर्थो मैंने डैम से करी है। तुषार मेहता सर बहुत अच्छे हैं, उनकी उन्हीं की करी है। तो सुध एक सवाल और था ये कि इस बार के नीट में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, कि बहुत डेप्थ में जा रहे थे, या फिर अगर आप सुपरफिशियल है नॉलेज किसी सब्जेक्ट की तो भी क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे थे? मतलब जो एक चीज़ है कि नीट इज ऑल अबाउट कि तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ लो बजाय कि एक सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ने के। तो हाँ इस पे मतलब क्या नीट में ना, हुआ आपका? हाँ नीट में ना सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है, रैदर देन कि तुम एक किसी एक चीज़ में घुस जाओ। हम्म। तो इस बार का पेपर थोड़ा मतलब मैं बोलूँगा बाकी जो नीट हुए थे, मतलब जैसे पिछले साल का नीट था या और नीट थे उनसे अलग था। इस बार जैसे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जैसे वाइटामिन से 6-7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, HIV वाले पेशेंट के 5-6 क्वेश्चन डाले हुए हैं। थोड़ा अजीब सा पेपर था इस टाइम का, और इस बार का। और जैसे 140 से 150 क्वेश्चन बहुत आसान थे, तो मतलब अगर तुमने 2-3 महीने पढ़ा है, तुम्हें मतलब ओवर थोड़ी ऊपर ऊपर से नॉलेज है, तो तुम 140 से 150 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, तो तुम्हारा डिसेंट रैंक उसमें आ सकता है। जो बाकी के 50-60 क्वेश्चन थे वो थोड़े ट्रिकी थे, मतलब उसमें थोड़े या तो वेग से क्वेश्चंस थे, या तो ऐसे अनइम्पॉर्टेंट से, जैसे वो कोलंबो प्लान पे क्वेश्चन था जो कभी सुना भी नहीं था, तो उस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो जैसे मतलब अगर तुमने सिलेक्शन के को एम कर रहे हो तो तुम 150 क्वेश्चन आंसर करो, तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर तुम ऊपर रैंक एम कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत थी। तो पेपर मैं कहूँगा 150 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी थे, बाकी के 50 क्वेश्चन बहुत ही अजीब से थे। तो सूद कितने सही थे तेरे? यार मेरे 682 मार्क्स थे, तो 2 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, तो अराउंड 175-176 ठीक थे। अच्छा, बढ़िया भाई बढ़िया। और कुछ कुछ नया, कुछ जो तूने किया हो वो कुछ बताना चाहे तो? यार जो फर्स्ट सेकंड ईयर में जो हैं स्टूडेंट्स, उनको तो मैं ये बोलूँगा कि तुम कुछ भी मत, कुछ पढ़ो मत पढ़ो, एक चीज़ ज़रूर कर लेना, रॉबिन्स पढ़ लेना। रॉबिन्स मतलब अगर तुम रॉबिन्स नहीं पढ़ रहे हो ना MBBS में, तो तुम क्राइम कर रहे हो, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि रॉबिन्स तुम्हारा दिमाग खोल भाई देती है, वो फिर मतलब तो बता बहुत देती लोग है कि क्राइम क्या कर चीज़ रहे है। हैं। हाँ हाँ, मतलब ये रॉबिन्स तो पढ़नी चाहिए।
तो मतलब और तुम कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मत पढ़ो, कोई बात नहीं चलेगा, रॉबिन्स कर लो एटलीस्ट, उसका पार्ट 1 तो कर ही लो। पार्ट 2 भी चलो तुम छोड़ दो, पर एटलीस्ट पार्ट 1 कर जरूरी लो है रॉबिन्स भाई, का। रोबिन्स आप पढ़ते हाँ हो तो फिर बाद में कुछ मतलब मेडिसिन का या सर्जरी का कोई भी टॉपिक होता है, वो हाँ ऐसे ही एक बार में ही पढ़ने में आ जाता है इजीली, हाँ। क्योंकि मतलब रोबिन्स जैसे बढ़िया रॉबिन्स का बेस जो नाम है बनाता है ना भाई। पैथोलॉजिक, रॉबिन्स का जो नाम है ना हाँ पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिजीज, वो हाँ नाम बिल्कुल सही है। मतलब वो बता हाँ। देती है कि बॉडी में कुछ खराब होता है तो कैसे खराब होता है। तो वो रोबिन्स तो मतलब भाई एक डॉक्टर बहुत को पता सही। होना जरूरी है। हम्म, और बाकी तो यार मतलब मैं ये बोलूँगा, जो अगर तुम इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर जो करने वाले हैं उनके लिए, कि तुम एक चीज़ डिसाइड कर लो, या तो पढ़ना है या फिर मज़े करने हैं, हाँ बीच में मत करेक्ट, फंसो। सही बात है। तो मतलब ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब अगर तुम ये सोच रहे हो कि चलो अभी मज़े कर लेते हैं, फिर बाद में इंटर्नशिप के बाद जीआरशिप के साथ साथ पढ़ाई कर लेंगे, तो वो सब मत करो यार। एक चीज़ करो, या तो अभी पढ़ लो, या तो बाद में अभी मज़े कर लो और बाद में कुछ जीआरशिप वीआरशिप सब छोड़ो और सिर्फ हम्म, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बस यही हाँ। है। तो सुध जो लास्ट मतलब एक ये था कि एक टाइम आ गया था कि हाँ पूरा सिलेबस हो गया है, एक बार दो बार रिवाइज हो गया, अब लास्ट के 10 दिन बचे हैं, ठीक है। हम्म। तो उसमें क्या था, किस तरह से संभाला है? मतलब यार उस उससे टाइम ये पहले, फीलिंग आती है ना कि यार कुछ भी याद नहीं है, मैं तो सब भूल गया हूँ, हाँ, मेरे तो कुछ याद ही नहीं है, तो वो उसको कैसे डील किया? तो उससे पहले जैसे मतलब मेरा 5 मार्च को एग्ज़ाम था, तो जनवरी की बात करता हूँ मैं, जनवरी में मुझे रिवीजन करनी थी, तो मैंने डीवीटी देखना शुरू करा। हम्म और मतलब बहुत अच्छी थी डीवीटी, और उसमें मैं ये करता था कि जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लेता था, और जैसे वो डीवीटी में पढ़ा रहे होते थे, मैं पॉज करके पहले खुद याद करने की कोशिश करता था कि मैं क्या, मतलब क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं ये, और फिर मैं वीडियो प्ले करता था और फिर उनको सुनता था। तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रिकॉल सा हो गया था मेरा, और मतलब तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था कि चलो मुझे ये चीज़ें याद हैं, ये चीज़ें याद नहीं है। तो उससे पता चल गया था कि क्या चीज़ें मुझे फेब के महीने में पढ़नी पड़ेंगी जो मुझे याद नहीं है। तो उसका एक तो ये सही है। फ़ायदा हो गया था, मतलब डीवीटी अटेंड करने का ये फ़ायदा हो गया था कि रिवीजन मेरी थोड़ी स्ट्रीमलाइन सी हो गई थी। हम्म बाकी उस टाइम पे एंड में तो लगता ही है यार कि कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, बट अगर तुमने पढ़ा होता है तो तुम्हें पता ही होता है कि चलो इतना तो याद है कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, उसके ऊपर जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा तो यही थिंकिंग थी कि मुझे सिलेक्शन करनी होनी होनी चाहिए मेरी, उसके ऊपर जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मिले, कोई कोई ब्रांच ये वो, कुछ उससे मतलब नहीं था। हम्म तो बस यार इतना अपनी तैयारी तुम कर सकते हो कि सिलेक्शन हो जाए, उसके ऊपर का मत सोचो कि कुछ याद नहीं है या कुछ नहीं, मतलब वो तो हो जाता है अल्टीमेटली। अगर तुमने मेहनत करी है तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारा हो ही जाएगा। हम्म। तो बेसिकली सारी चीज़ें जो मतलब बेसिक हमें कवर कर रहे हैं वो यही है कि आपने जो जिस रेस्पेक्टिव प्रूफ में आप हो वो अच्छे से पढ़ो, एक तो साथ में प्रीवियस हाँ ईयर्स के क्वेश्चंस लगाओ, दूसरी बात है ना, तीसरी बात कि जीटी टाइम से देना शुरू कर दो, या नहीं भी दे पाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है बहुत बड़ा कि जीटी नहीं दे पाए तुम, ठीक हाँ। है, और जब जैसे मैंने तुम्हारा देखा जो सिलेबस हो रहा है तब दे। हाँ बोलो। जो मैरो की जीटीज है ना वो बहुत मुश्किल होते हैं, तो हाँ उस पे इतना ज़्यादा मतलब अगर कम नंबर भी आ रहे हैं तो इतना ध्यान नहीं देना चाहिए तुम्हें। बस प्रीवियस ईयर को तुम्हारे सही होने चाहिए और तुम्हारे कंसेप्ट हाँ ठीक होने चाहिए, तो उतने में ही काम हो जाता है। हाँ। और बेसिकली मतलब ट्राई करना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट पढ़ सकें, एक मतलब एग्जाम से पहले सारे हाँ सब्जेक्ट एक बार रिवाइज कर सके, भले ही डेप्थ में कम पढ़ा हो कुछ सब्जेक्ट्स को, पर एक बार ऊपर से हाँ जरूर देख लें, क्योंकि ऐसा हाँ एक ऐसा शायद होता नहीं है कि एक भी किसी सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, जो शॉर्ट सब्जेक्ट होते हैं वो भी तीन तीन चार चार पांच पांच क्वेश्चन दे ही देते हैं। हाँ। इवन रेडियो मैंने देखा हम्म। इस बार, रेडियो से ही मतलब 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो तुम रेडियो से आंसर कर सकते हो। हाँ वही। बट वही है, फिर रेडियो पढ़ना उतना लगता नहीं क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट के साथ कवर हो जाता है। हाँ रेडियो का तो वही है कि मेडिसिन से आ गए, कुछ सर्जरी से आ गए, वही है। हाँ हाँ। तो भाई क्या सोचा है, क्या उठा रहा है? यार अभी तो कन्फ्यूजन है थोड़ी, जैसे ऑर्थो और रेडियो में कन्फ्यूजन है, तो अभी सोचूंगा, बातचीत करूंगा। अच्छा दोनों मेरे को लग रहा हाँ है फिर दोनों सफदरजंग में ही उठाएगा। हाँ उठ अभी तो भाई आई ना सीईटी और आ रहा है। यार सोच रहा हूँ उसका तो, मतलब अब तो पढ़ाई का हो गया, पढ़ने का और मन नहीं कर रहा, पर हाँ अगर मूड बना तो पढ़ूंगा तो नहीं ज़रूर। नहीं, पेपर तो देगा ही। हाँ हाँ, पेपर तो दूंगा। तो भाई फिर से बहुत बहुत बधाई हो, और थैंक यू सो मच थैंक यू। मेरे साथ जुड़ने थैंक के यू लिए। भाई। अरे चल, और कुछ अपने मन से कुछ बताना हो तो बताओ, नहीं तो फिर दी मन एंड से तो करते यार हैं। यही बताऊंगा कि टेंशन मत लो, मतलब आसानी चीज़ है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, करते हम्म। रहो हो जाएगा। हाँ मतलब अगर कंसिस्टेंसी रखते हैं तो फिर वो हाँ काम दे जाता है मतलब काम।
ये ऐसा एग्जाम है जैसे नीट यूजी में क्या होता था हाँ। कि तुम्हारी इंटेलिजेंस बहुत मैटर करती थी, तुम कितने इंटेलिजेंट हो उस हिसाब से तुम्हारा रैंक आता था, उस हिसाब से तुम मतलब अच्छे स्टूडेंट्स में माने जाते थे। इस एग्जाम में नीट पीजी में इंटेलिजेंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारा हार्डवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ समझने को इतना नहीं है, मोस्टली रट्टा ही होता है, तो उसमें इंटेलिजेंस इतनी मैटर नहीं करती। हाँ रट्टा है मोस्टली, बड़ा भी बहुत है तो थोड़ा टाइम तो लगता हाँ है ऐसे, मतलब अपन हाँ उठ के कि भाई 1-2 महीने में कर दें वो तो मुश्किल है काम। हाँ। चलो ठीक है भाई सूद, फिर मिलते हैं ओके जल्दी। भाई। हाँ ओके भाई, मिलते हैं। ओके, बाय बाय बाय। बाय, थैंक यू।